हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रही हैं जो किसी भी देश की बुनियाद होता है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद उतना नहीं सोचते। आखिर ये संविधान होता क्या है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसकी परतें काफी गहरी हैं। ये सिर्फ मतलब कानून की किताब नहीं है। अच्छा। हाँ, ये किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक पहचान, उसके भविष्य का नक्शा, एक तरह से सब कुछ है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो संविधान की अवधारणा पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से क्या कहते हैं मोती चुनें और समझें कि संविधान का असल मतलब क्या है। हाँ, और ये काम कैसे करता है? सही। एक अच्छा संविधान कैसा दिखता है, कितने तरह का हो सकता है, और सबसे अहम, क्या सिर्फ संविधान का होना ही काफी है या फिर ये संविधानवाद। हाँ, ये संविधानवाद वाली बात बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं। जरूर। तो शुरू कहाँ से करें? इसके नाम से? हाँ, ये अच्छा रहेगा। स्रोत बताते हैं कि ये लैटिन शब्द कंस्टिट्यूएरे से निकला है, कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका मतलब है स्थापित करना। हम्म। तो क्या ये बस कुछ नियम स्थापित करने के बारे में है? इसे देश का मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून भी कहा जाता है। पर ये सुनने में थोड़ा सूखा सा लगता है। स्थापित करना इसका मूल भाव तो है, पर यह सिर्फ नियम स्थापित करने से कहीं ज्यादा है। मतलब ये सरकार की पूरी व्यवस्था को स्थापित करता है। पूरी व्यवस्था को कैसे? कि भाई सरकार कैसी दिखेगी, उसके अंग कौन होंगे, वो काम कैसे करेंगे, और इससे भी जरूरी, ये सरकार और नागरिकों के बीच का जो रिश्ता है उसे स्थापित करता है। अच्छा, रिश्ता मतलब? किसके क्या अधिकार होंगे, किसके क्या कर्तव्य, ये सब तय करता है। यानी ये एक तरह से पूरे राजनीतिक समाज का ब्लूप्रिंट है, उसकी नींव है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अलग अलग विचारकों ने इसी बात को अपने अपने ढंग से पकड़ा है। जैसे गिलक्रिस्ट कहते हैं हाँ। कि ये उन लिखित या अलिखित नियमों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था तय करते हैं, उसके अंगों में शक्तियों का बंटवारा करते हैं और उन सिद्धांतों को भी तय करते हैं जिनके आधार पर ये शक्तियां इस्तेमाल होंगी। तो सिर्फ ढांचा नहीं, बल्कि उस ढांचे के चलने के सिद्धांत भी। अच्छा। और गेटेल ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है ना? उनका जोर राज्य के गठन के मूलभूत सिद्धांतों पर था शायद। हाँ, गेटेल इसी पर जोर देते हैं कि भाई वो बुनियादी सिद्धांत क्या हैं जिनके आधार पर राज्य बनता है। ठीक है। शक्ति कैसे बटेगी, सरकार काम कैसे करेगी, और हाँ, नागरिकों से उसका रिश्ता कैसा होगा, ये सब। और वेड और फिलिप्स एक और अहम पहलू जोड़ते हैं। वो क्या? वो कहते हैं कि संविधान सिर्फ सरकार की प्रणाली का वर्णन नहीं करता, बल्कि वो नियम भी स्थापित करता है जिन्हें सरकार को खुद मानना होता है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब सरकार भी कानून से ऊपर नहीं। बिल्कुल, यही तो जड़ है इसकी। तो अगर हम इन सबको मिलाएं तो संविधान देश का वो सर्वोच्च कानूनी और राजनीतिक दस्तावेज है जो सरकार का ढांचा बनाता है, उसे शक्तियां देता है, नागरिकों के अधिकार बताता है और शायद सबसे जरूरी, सरकार पर भी सीमाएं लगाता है। एकदम सटीक, बहुत अच्छे से समेटा आपने। ये वो आधारशिला है जिस पर पूरी राजनीतिक इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो ये हुआ कि संविधान क्या है। अब आते हैं इसके काम पर। ये करता क्या क्या है? स्रोत में कई कामों की लिस्ट दी हुई है, लेकिन क्या हम उन्हें कुछ बड़े हिस्सों में बांट सकते समझने के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर देखें तो संविधान के कुछ मुख्य काम हैं। पहला, जैसा हमने कहा, ये राजनीतिक व्यवस्था को संरचना और शक्ति देता है। संरचना और शक्ति। हाँ, मतलब देश की सीमाएं क्या हैं, कौन सी राजनीतिक संस्थाएं होंगी, संसद, न्यायपालिका वगैरह, और उनके पास क्या अधिकार होंगे। शक्तियों का बंटवारा भी करता है, केंद्र राज्य के बीच या सरकार के अलग अलग अंगों के बीच। ठीक है, संरचना और शक्ति देना। दूसरा बड़ा काम क्या होगा? दूसरा, ये राष्ट्रीय पहचान और मूल्यों को परिभाषित और व्यक्त करता है। पहचान और मूल्य जैसे? संविधान बताता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कौन हैं, हमारे साझा मूल्य क्या हैं। जैसे हमारी प्रस्तावना में लिखा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के आदर्श हैं। हाँ, सही कहा। और ये देश की आधिकारिक धार्मिक पहचान भी तय कर सकता है, या फिर भारत की तरह उसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर सकता है। पहचान और मूल्य, समझ गई। और तीसरा, शायद नागरिकों से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण काम है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को घोषित और संरक्षित करना। मौलिक अधिकार जैसे? हाँ, मौलिक अधिकार। संविधान बताता है कि नागरिकों को कौन से अधिकार मिले हैं और राज्य उनमें दखल नहीं दे सकता। साथ ही ये नागरिकों के कर्तव्य भी बता सकता है। और क्या ये भविष्य के लिए भी कोई दिशा तय करता है?
स्रोत में कुछ ऐसा भी था। हाँ, ये चौथा काम कह सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करना। कई संविधान राज्य को निर्देश देते हैं कि वो समाज की बेहतरी के लिए या आर्थिक समानता लाने के लिए या पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ खास कदम उठाएं। जैसे हमारे यहाँ नीति निर्देशित तत्व हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ वर्तमान का दस्तावेज नहीं है, ये भविष्य का मार्गदर्शक भी है। ये वर्गीकरण वाकई इसे समझने में ज्यादा मदद करता है। सिर्फ नियमों की सूची नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज जो संरचना देता है, पहचान गढ़ता है, अधिकारों की रक्षा करता है और भविष्य की दिशा भी दिखाता है। वाह! बिल्कुल। और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे संविधान एक जैसे कारगर होते हैं? यकीनन नहीं होते होंगे। क्या कुछ बातें हैं जो एक संविधान को अच्छा बनाती हैं? स्रोत में कुछ विशेषताओं का जिक्र है। संक्षिप्तता, स्पष्टता, निश्चितता। हाँ, व्यापकता, उपयुक्तता, स्थिरता, अनुकूलनशीलता। लंबी लिस्ट है। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। क्या ये सब एक साथ जरूरी है? हाँ, हाँ, हर विशेषता का अपना महत्व है। देखिए, संक्षिप्तता का मतलब है कि ये बेवजह लंबा और जटिल न हो। हाँ, वरना पढ़ेगा कौन? सही बात है। मूल बातें साफ हों, लेकिन व्यापकता भी जरूरी है, यानी शासन के सभी जरूरी पहलू इसमें शामिल हों, कुछ छूटे नहीं। अब इन दोनों में संतुलन साधना एक चुनौती है। हाँ, ये तो है। कम शब्दों में पूरी बात कहना। और स्पष्टता और निश्चितता, ये दोनों तो मिलते-जुलते लगते हैं। हैं? पर थोड़ा फर्क है। स्पष्टता है भाषा की सरलता के बारे में, कि आम लोग भी समझ सकें। अच्छा। और निश्चितता का मतलब है कि प्रावधानों का अर्थ इतना साफ हो कि उसकी मनमानी व्याख्या की गुंजाइश कम से कम हो। अगर अर्थ गोलमोल होगा तो झगड़े बढ़ेंगे, कोर्ट पर बोझ पड़ेगा। ठीक है। और उपयुक्तता, इसका क्या मतलब है? ये शायद सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है। उपयुक्तता का मतलब है कि संविधान देश की अपनी जमीनी हकीकत मतलब उसका इतिहास, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था उसके मुताबिक हो। किसी और देश का बेहतरीन संविधान लाकर अपने यहाँ थोप देना अक्सर कामयाब नहीं होता। हाँ, क्योंकि हर समाज अलग होता है। बिल्कुल। जैसे पेड़ अपनी मिट्टी में ही पनपता है, वैसे ही संविधान भी अपनी जमीन से जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। अब बची स्थिरता और अनुकूलनशीलता। ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत लगती हैं। एक तरफ स्थिरता, दूसरी तरफ बदलने की क्षमता। लगती तो हैं, और यही एक और संतुलन साधना होता है। स्थिरता जरूरी है ताकि संविधान में रोज-रोज बदलाव ना हो। हाँ, वरना लोगों का भरोसा उठ जाएगा। सही कहा। और शासन में टिकाऊपन भी जरूरी है। अगर संविधान बहुत आसानी से बदलता रहेगा तो वो मजाक बन जाएगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल पत्थर की लकीर बन गया तो समय के साथ अप्रासंगिक नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए अनुकूलनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। समाज बदलता है, नई चुनौतियां आती हैं, नई जरूरतें पैदा होती हैं। तो संविधान में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो इन बदलावों को क्या कहते हैं, आत्मसात कर सकें, बिल्कुल, उनके हिसाब से ढल सके। बिल्कुल। इसीलिए इसे जीवित दस्तावेज कहते हैं। जीवित दस्तावेज। हाँ, जो स्थिर भी हो लेकिन जरूरत पड़ने पर सांस ले सके, विकसित हो सके। ये संशोधन प्रक्रियाओं या फिर अदालती व्याख्याओं के जरिए होता है। तो एक अच्छा संविधान इन सभी संक्षिप्तता, स्पष्टता, निश्चितता, व्यापकता, उपयुक्तता, स्थिरता और अनुकूलनशीलता का एक समझदारी भरा मिश्रण होता है। कोई एक गुण हावी ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ये एक कला है, इन सभी तत्वों को सही अनुपात में मिलाना। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होती हैं। संविधान सिर्फ एक तरह का नहीं होता। स्रोत में कई तरह के वर्गीकरण दिए हैं। विकसित बनाम अधिनियमित, लिखित बनाम अलिखित। हाँ, लचीला बनाम कठोर, संघीय बनाम एकात्मक। हाँ, चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, विकसित बनाम अधिनियमित। ये क्या है? विकसित संविधान वो हैं जो किसी एक तय तारीख पर बनाए नहीं गए। वो धीरे धीरे समय के साथ खुद ही बन गए। हाँ, एक तरह से परंपराओं, अदालती फैसलों और संसद के कानूनों से खुद ब खुद विकसित हुए हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान, वहां कोई एक दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जाए। अच्छा। और अधिनियमित संविधान वो हैं जिन्हें बाकायदा योजना बनाकर एक संविधान सभा या किसी खास संस्था द्वारा सोच विचार करके एक निश्चित समय पर तैयार और लागू किया गया। जैसे हमारा अपना संविधान। बिल्कुल, अमेरिका का, भारत का, ये सब अधिनियमित है। तो एक तरह से एक ऑर्गेनिकली उगा है, दूसरा डिजाइन करके बनाया गया है। अब लिखित और अलिखित की बात करते हैं।
ये तो नाम से ही जाहिर लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसमें एक पेच है। लिखित संविधान वो है जिसके ज्यादातर नियम कायदे एक या कुछ औपचारिक दस्तावेजों में लिख दिए गए हैं, जैसे अमेरिका, भारत, फ्रांस। ठीक है। और अलिखित संविधान में ज्यादातर नियम लिखित नहीं होते, वो परंपराओं, न्यायिक फैसलों और कुछ बिखरे हुए कानूनों पर आधारित होते हैं, जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल। लेकिन क्या ये बंटवारा इतना साफ है? मतलब क्या कोई संविधान पूरी तरह लिखित या पूरी तरह अलिखित हो सकता है? नहीं, असल में ऐसा नहीं होता। जैसा स्रोत भी इशारा करता है, लिखित संविधानों में भी समय के साथ कई अलिखित परंपराएं और व्याख्याएं जुड़ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और अलिखित संविधानों में भी कुछ महत्वपूर्ण कानून तो लिखित रूप में होते ही हैं। तो ये वर्गीकरण इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि लिखित हिस्सा ज्यादा प्रभावी है या अलिखित परंपराएं। ब्रिटेन में परंपराएं बहुत मजबूत हैं, इसलिए उसे अलिखित कहते हैं। भारत में लिखित दस्तावेज ही केंद्र में है। समझ गई। ये पूरी तरह से वाला मामला नहीं है। अच्छा, अब आते हैं लचीले और कठोर संविधान पर। ये शायद संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ा है। बिल्कुल। लचीला, फ्लेक्सिबल संविधान वो है जिसमें संशोधन करना उतना ही आसान या मुश्किल होता है जितना आम कानून बनाना। अच्छा, मतलब कोई खास तामझाम नहीं। हाँ, ज्यादातर मामलों में संशोधन के लिए कोई खास या बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं होती। ब्रिटेन फिर से इसका क्लासिक उदाहरण है। वहाँ संसद साधारण बहुमत से संविधान में बदलाव कर सकती है। और कठोर, रिजिड संविधान, उसमें मुश्किल होता होगा। हाँ, कठोर संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष और आमतौर पर मुश्किल प्रक्रिया होती है, जो आम कानून बनाने से अलग होती है। जैसे अमेरिका में। वहाँ क्या प्रक्रिया है? वहाँ संशोधन के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए और फिर 3/4 राज्यों की मंजूरी भी। सोचिए कितना मुश्किल है। बाप रे! हाँ, ये तो वाकई कठोर है। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड भी कठोर माने जाते हैं। हाँ, उनके संविधान भी कठोर की श्रेणी में आते हैं। और भारत? हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये थोड़ा अनोखा है इस मामले में। हाँ, भारत का संविधान न तो ब्रिटेन जैसा पूरी तरह लचीला है, न अमेरिका जैसा बहुत ज्यादा कठोर। ये बीच का रास्ता अपनाता है। बीच का रास्ता मतलब कुछ हिस्से साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। ये हुआ लचीलापन। कुछ के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए, और जो संघीय ढांचे से जुड़े सबसे अहम मुद्दे हैं उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। ये हुई कठोरता। तो दोनों का मिश्रण है। हाँ, ये स्थिरता और अनुकूलनशीलता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। दिलचस्प मिश्रण है। अब आखिरी वर्गीकरण, संघीय बनाम एकात्मक। ये शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा है, राइट है ना? हाँ, बिल्कुल। संघीय फेडरल व्यवस्था में शक्तियां राष्ट्रीय या केंद्र सरकार और क्षेत्रीय या राज्य सरकारों के बीच बटी होती हैं, जैसे अमेरिका में है। हाँ, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने दायरे में स्वायत्त होती हैं और सीधे संविधान से शक्ति पाती हैं। ठीक है। और एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। अगर क्षेत्रीय सरकारें होती भी हैं तो वो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और उसी के अधीन काम करती हैं, अपनी शक्तियां केंद्र से ही पाती हैं। इसके उदाहरण कौन से देश हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, ये सब एकात्मक देशों के उदाहरण हैं। और यहाँ फिर भारत की स्थिति खास है। स्रोत कहता है अर्धसंघीय, क्वाजी फेडरल। ये क्या मतलब हुआ? बिल्कुल। देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था के कई लक्षण हैं। शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है हमारे यहाँ। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हाँ, है। संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये सब संघीय लक्षण हैं। लेकिन साथ ही एकात्मकता की तरफ झुकाव वाले तत्व भी बहुत मजबूत हैं। जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकाल में केंद्र का बहुत शक्तिशाली हो जाना, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होना, ये सब एकात्मक लक्षण हैं। अच्छा, तो इसीलिए पूरी तरह संघीय कहना मुश्किल है। हाँ, इसीलिए अर्ध संघीय या सहकारी संघवाद जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो इसकी मिलीजुली प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ये वर्गीकरण हमें अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं को समझने में मदद तो करते हैं, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि हर देश अपनी जरूरतों के हिसाब से इनमें फेरबदल करता है। कोई एक साइज सुपर फिट नहीं होता। सही बात है। कोई भी मॉडल पत्थर की लकीर नहीं होता। असल दुनिया में चीजें मिली-जुली होती हैं। हमने संविधान का अर्थ, काम, विशेषताएं और प्रकार ये सब समझ लिया, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो आपने शुरू में उठाया था। क्या सिर्फ संविधान का होना ही काफी है? ये संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये क्या बला है?
क्या ये संविधान का ही दूसरा नाम है? नहीं नहीं, ये दूसरा नाम नहीं है, बल्कि ये संविधान से भी ज्यादा गहरी और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। स्रोत भी इस फर्क पर बहुत जोर देता है। ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब क्रिटिकल है। तो क्या फर्क है इन दोनों में, बताइए जरा। देखिए, संविधान तो वो नियमों का दस्तावेज है, वो ढांचा है जो सरकार को बनाता है, उसे शक्तियां देता है, बताता है कि काम कैसे करना है। आप कह सकती हैं कि संविधान सरकार को शक्ति प्रदान करता है। संविधान शक्ति देता है। हाँ। तो संविधानवाद क्या करता है? संविधानवाद एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है। इसका मूल मंत्र है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि सरकार की शक्तियां असीम नहीं होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। सरकार को कानून के दायरे में संविधान द्वारा तय की गई हदों में रहकर ही काम करना चाहिए। संविधानवाद मूल रूप से सत्ता के दुरुपयोग और निरंकुशता का विरोधी है। अच्छा, तो अगर संविधान सरकार को शक्ति का इंजन देता है, हाँ, तो संविधानवाद हाँ, उस इंजन पर ब्रेक लगाता है, हाँ। उसे कंट्रोल करता है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है, बहुत अच्छा एनालॉजी है ये। संविधान शक्ति देता है, संविधानवाद उस शक्ति पर लगाम लगाता है, उसे नियंत्रित करता है, उसे सीमाओं में बांधता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी देश में संविधान तो हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वहां संविधानवाद भी हो। ये कैसे संभव है? बिल्कुल, ये संभव है और इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। कोई तानाशाह या कोई निरंकुश शासन भी अपने राज को जायज दिखाने के लिए एक संविधान बना सकता है। हाँ, ऐसा तो होता है। उस संविधान में सरकार की शक्तियों का जिक्र हो सकता है, संस्थाएं भी बन सकती हैं। लेकिन अगर वो संविधान असल में सरकार की शक्तियों पर कोई प्रभावी रोक नहीं लगाता, मतलब असरदार रोक। हाँ, असरदार, अगर वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता, अगर वहां कानून का शासन नहीं है, तो वहां संविधान तो है पर संविधानवाद नहीं है। वो संविधान सिर्फ एक दिखावा है, एक क्या कहते हैं, खोखला ढांचा। क्या विचारकों ने भी इस फर्क को रेखांकित किया है? स्रोत में शायद जिक्र था। हाँ, कई लोगों ने। फ्रेडरिक कहते हैं कि संविधानवाद सरकार की शक्तियों पर प्रभावी नियमित नियंत्रण की व्यवस्था है। प्रभावी नियंत्रण। स्टार्क इसे सीधे सीमित सरकार का सिद्धांत कहते हैं। वियर का मानना था कि संविधान का मतलब ही सरकार पर अंकुश लगाना है, और यही संविधानवाद है। और वायल इसे सीमित सरकार के साथ साथ शक्तियों के पृथक्करण से जोड़ते हैं। शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, यानी सरकार की ताकत को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटना, ताकि कोई एक अंग बहुत शक्तिशाली ना हो जाए। ये सब संविधानवाद के ही हिस्से हैं। तो मूल भावना वही है, सत्ता पर सीमाएं। लेकिन ये सीमाएं लगती कैसे हैं? क्या संविधानवाद के कुछ ठोस लक्षण हैं? मतलब कैसे पता चले कि किसी देश में संविधानवाद है या नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। लुडविग फ्रॉइड ने कुछ ऐसे तत्व बताए हैं जो अगर किसी व्यवस्था में मौजूद हों तो हम कह सकते हैं कि वहां संविधानवाद है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत होनी चाहिए। वो कौन से तत्व है, जरा गिनाइए। हाँ, स्रोत के मुताबिक फ्रॉइड ने 8 मुख्य तत्व गिनाए हैं। पहला, लोकप्रिय संप्रभुता, यानी असली ताकत जनता के हाथ में हो। ठीक है। दूसरा, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर हो और सब पर बराबर लागू हो, शासक भी उसके अधीन हो। ये बहुत जरूरी है। तीसरा, जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, सरकार अपने कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हो। अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। चौथा, शक्तियों का पृथक्करण, जिसकी हमने बात की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग हों। पांचवां, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुत जरूरी, न्यायपालिका बिना किसी डर या दबाव के काम कर सके और संविधान की रक्षा कर सके। सही। छठा, सेना पर नागरिक नियंत्रण, सेना चुनी हुई सरकार के अधीन हो, न कि सरकार सेना के। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। सातवां, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी हो और उनका हनन ना हो। और आठवां, आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान, मतलब लोगों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था चुनने का अधिकार हो। ये 8 तत्व। हाँ, अगर ये चीजें वास्तव में, मतलब जमीन पर किसी देश में लागू हैं, तो वहां सिर्फ संविधान नहीं, संविधानवाद भी है। यही असली परीक्षा है। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया आपने।
तो आज की इस पड़ताल में हम संविधान की परिभाषा से शुरू होकर उसके काम, उसकी विशेषताओं, उसके प्रकारों से गुजरते हुए संविधानवाद की गहरी समझ तक पहुंचे। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि संविधान और संविधानवाद का फर्क समझना कितना जरूरी है। सिर्फ एक दस्तावेज का नाम संविधान रख देने से कुछ नहीं होता। हाँ, नाम में क्या रखा है। बिल्कुल, असली चीज है उस दस्तावेज की आत्मा को जीवित रखना, यानी सरकार को सीमाओं में रखना, कानून का राज कायम करना और नागरिकों के अधिकारों को सबसे ऊपर रखना। यही संविधानवाद है। बिल्कुल, ये कोई किताबी बहस नहीं है। ये समझना हमें ये परखने में मदद करता है कि हमारे अपने देश में या दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र कितना गहरा और सच्चा है। क्या वहाँ सिर्फ संविधान का खोल है या संविधानवाद की आत्मा भी बसती है। ज्यादा जागरूक नागरिक बनाती है, अपने अधिकारों और सरकार की सीमाओं को समझने में मदद करती है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये चर्चा सोचने पर मजबूर करती है। एक आम नागरिक के तौर पर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे देश की सरकार, जो संवैधानिक कहलाती है, वो वाकई संविधानवाद के रास्ते पर चल रही है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। कैसे पता चले कि वो संविधान का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए तो नहीं कर रही, सिर्फ नाम के लिए तो नहीं है सब कुछ। इस पर जरूर सोचिएगा।